दारों के मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या मामला? पहले तो मैं माता के चरणों में आए तमाम मेरे पत्रकार साथियों का शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने एक छोटे से कॉल के ऊपर आप सभी यहाँ पे आए, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये जो हमारा मकसद है यहाँ आपसे रूबरू होने का, कि अगर हम बात करें कटरा वैष्णो देवी के कटरा वाली साइड की बात करें जो माता का दरबार है, या पिछली साइड बात करें जिसमें आपका भमा का एरिया आता है, जिसमें देवीगढ़ या लड्डा वगैरह ये एरियाज आते हैं, तो अक्सर इस पहाड़ के चारों तरफ और कुछ मैदानी इलाकों में भी हमारे बारीदार हैं जो पिछले लगभग सैकड़ों वर्षों से, जब पवित्र गुफा में उस समय जब जंगली जानवर हुआ करते थे, रास्ता बिल्कुल जंगली था वहां भी, और जब सिंगल एक कोई यात्रु आता था तो वो कटरा से माता के दरबार तक अकेले यात्रु को एक जो भारीदार है वो लेके जाता था और उनको दर्शन करवाते थे। तो उन हालात में, उन सिचुएशन में, उन दिनों में, इन मुश्किल हालात में भी उन्होंने इस यात्रा को रुकने नहीं दिया और किसी भी यात्रु को निराश करके नहीं भेजा, चाहे वो बर्फ हो, चाहे सर्दी हो, चाहे तूफान हो, लेकिन यात्रा करवा के ही भेजा। तो आज एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे बारीदार हैं, जिनकी वजह से ये पवित्र गुफा आज तक चली और खासकर 84 तक, और उसके बाद जब बोर्ड बन गया तो बोर्ड के बाद इन परिवारों ने ये कहा कि कम से कम हमारा इसमें जो योगदान रहा है उसके मुताबिक हमें पूजा का मौका मिलना चाहिए, और इसमें जो हमारा रोल बनता है वो रोल हमें मिलना चाहिए इस यात्रा में, दर्शन में, पूजा में। तो बोर्ड बनने के बाद एकदम उठा के इन लोगों को फेंक दिया गया, और उसके बाद आश्वासन पे आश्वासन, एश्योरेंस के ऊपर एश्योरेंस इन लोगों को मिली। और आज मैं ये कह सकता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने इनको अश्योर नहीं किया हो, आश्वासन नहीं दिए हो, और जिसकी सरकार ना बनी हो। सरकार भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में, और एश्योरेंसेस भी सबकी तरफ से इनको मिले हैं, लेकिन आज तक इनके साथ सिर्फ लीपापोती की गई, इनको सिर्फ ख्वाब दिखाए गए, इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ। इवन के यहां पे केंद्र सरकार की तरफ से, आज की सरकार की तरफ से भी इनको आश्वासन दिए गए, लेकिन आज भी इनका बना कुछ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब पहली बार 2002 में हमें विधायक बनने का मौका मिला, और 2003 में हमने जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर एज ए प्राइवेट मेंबर बिल हमने इंट्रोड्यूस किया कि ये जो बारीदारों का इशू है कई वर्षों से पेंडिंग है, तो इसको सेटल किया जाए। तो जब मैंने बिल इंट्रोड्यूस किया, तो जब प्राइवेट मेंबर असेंबली के अंदर बिल देता है तो उसमें दो कंडीशंस रहती हैं। एक रहती है या तो उसको उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाए, या फिर उसको मान लिया जाए, या फिर तीसरी कंडीशन ये है कि उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। तो मेरा बिल ना तो एक्सेप्ट हुआ ना रिजेक्ट हुआ। इन्होंने कहा कि ये जो डिमांड है, ये जो कानून के मुताबिक इनका जो हक मांग रहे हैं, तो ये आपका जेन्युइन है, लेकिन अभी इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने ना तो रिजेक्ट कर सकते हैं, तो असेंबली ने कहा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज देंगे। तो सिलेक्ट कमेटी में भेजा, बहुत से एमएलए मेंबर बने इसके। फिर हम तिरुपति बालाजी गए, हम पशुपति नारायण मंदिर नेपाल में गए, हिमाचल के मंदिरों में गए, जहां जहां भी इस तरीके के ट्रस्ट बने थे, जिन मंदिरों को सैकड़ों वर्षों से लोकल लोग चलाते थे, तो बाद में ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट ने उन लोगों को कैसे अकोमोडेट किया ये देखने के लिए हम हिंदुस्तान के और इवन नेपाल के मंदिरों में भी गए। और वहां हमने देखा कि जिस तरीके से हमारे इन बारीदारों के साथ उठा के फेंक देना, और उसके बाद इनकी सुध भी नहीं ली उसके बाद, तो इस तरीके से किसी भी मंदिर में ऐसा नहीं हुआ। जो भी मंदिर में ट्रस्ट बना, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। किसी मंदिर के ट्रस्ट ने उनको वहां जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है उनको दी, किसी ने वहां पे उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए पूरा कंट्रीब्यूशन किया, किसी ने मंदिर के अंदर उनको जो पूजा का करीब उनकी जिम्मेदारी दी। तो इस तरीके से किसी भी हमने देखा कि जो मंदिर था और नया ट्रस्ट बना, तो इस तरीके से किसी ने भी व्यवहार नहीं किया है। तो आज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हमारा बिल असेंबली में
सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया, फिर ये उसकी रिपोर्ट बन के जब आई, तो रिपोर्ट बन के जब आती है तो असेंबली का 1 साल भी निकाल देते हैं, नहीं इस बार पेश नहीं करेंगे उस रिपोर्ट को, दूसरी बार नहीं पेश करेंगे। और हालांकि आपके पास रिकॉर्ड होगा कि हर असेंबली सेशन में हम इसके लिए प्रोटेस्ट धरना करते रहे, हड़ताल पे बैठते रहे कि हमारा जो बिल है इसको, हमारी कमेटी जो बनी है, कमेटी की रिपोर्ट जो बनी है वो कम से कम असेंबली में पेश की जाए। लेकिन लास्ट इन्होंने कहा जी लास्ट में हम करेंगे और हम इन लोगों को उनका अधिकार देंगे। उस कमेटी में फाइनली ये था, जो कमेटी की रिपोर्ट थी, फाइनली ये था कि आप जो कटरा के अंदर श्राइन बोर्ड का जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो यात्रा के जहां पे जो आपकी पूरी रास्ता है उसके अंदर अगर कोई मकान, दुकान, होटल है, उसमें कोई आप उसका सारा हमारा श्राइन बोर्ड का रहेगा। लेकिन मंदिर के अंदर का जो चढ़ावा है उसमें से हमने कहा कि एटलीस्ट 1/3 इनको बारीदारों को दीजिए ताकि इनके बच्चे भी मान सम्मान की जिंदगी जी सकें, ये लोग भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई, इनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें, ये भी एक अच्छी जिंदगी जी सकें। तो इसके लिए हमने कहा कि तरमीम करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो हमारा लॉ है, कानून है, एक्ट है, इसमें कोई तरमीम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मंदिर के चढ़ावे का 1/3 हिस्सा इन परिवारों को दीजिए ताकि ये अपने मान सम्मान की जिंदगी जी सके। और सारे मेंबर्स ने एग्री किया, इवन के कश्मीर के जितने भी मेंबर के बगैर भी जितने पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए थे सभी ने एग्री किया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी रिपोर्ट पेश नहीं हुई और इन बिटवीन गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार जो है 3-4-6 महीने पहले गिर गई, तो वो नल एंड वाइड हो गया। तो उसके बाद भी हमने दोबारा भी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उस बार तो रिजेक्ट कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लगातार इसके लिए संघर्ष भी किया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला और फिर हर पार्टी ने इनको ख्वाब दिखाया। तो अब मैं ये फाइनली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि अभी दोबारा हमारे जितने भी बारीदार हैं ये ऑर्गेनाइज होना शुरू हुए हैं और मैं इनको अपनी तरफ से पूरा आश्वासन दिलाता हूं कि आप अपने आप को यूनाइट कीजिए, अपना एकता बनाइए और खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो ही आपको हक मिल पाएगा। अगर आप नेताओं के या पॉलिटिकल पार्टीज के बहकावे में आएंगे, उनके वो आपको विश्वास में लेके फिर आपको दगा देंगे, झूठ बोलेंगे, तो आपको इंसाफ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए आप अपने आप को तैयार कीजिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए और इसमें हम आपको पूरे तरीके से तन मन धन से आपका समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं जितनी सरकारें रही हैं या सरकारें हैं या आने वाली सरकारें जो बननी है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि ये लोग माता के पुजारी हैं, इनके साथ जो भी झूठ बोलेगा उसका काम चलने वाला नहीं है, उसका सर्वाइवल ज्यादा देर नहीं है। जिसने भी झूठ बोला उनको देख लो, जिन लीडरों ने, जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने इनके साथ झूठ बोला है, इनको झूठा आश्वासन देके इनका वोट लिया है, आज उन पार्टीज की हालात देख लो। और मैं आज की सरकार को भी कहना चाहूंगा, आपने भी एश्योर किया है, अगर आप इन माता के भक्तों को इस तरीके से दरकिनार करेंगे तो समय सभी के लिए आने वाला समय ठीक नहीं होगा, ये मैं कहना चाहूंगा। और एक बार फिर से मैं तमाम भागीदार साथियों को कहना चाहूंगा कि पूरे तरीके से आपको समर्थन है, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, पूरा समर्थन मिलेगा। माता वैष्णो देवी के पुजारी पिछले 32 या 35 सालों से अपनी डिमांड लेकर बैठे हुए हैं। कल को अगर आपको मौका मिलता है तो आपके प्रयास उनके लिए क्या रहे? देखिए, मैंने कहा कि जब हम एज एक एमएलए, ठीक है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी के 4 एमएलए थे, लेकिन मेरा जो बिल था एज ए इंडिविजुअल सिंगल मेंबर बिल था, क्योंकि या तो सरकार की तरफ आता है, अगर अपोजिशन की तरफ जाएगा तो प्राइवेट मेंबर ही देता है। तो मैंने इंडिविजुअल एज ए एमएलए इनका हमने तब भी सपोर्ट किया है। और कल कहीं हमें कोई मौका ऐसा मिलता है कि जहां हम डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास आती है, तो इसमें कहने कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आश्वासन दे रहा हूं कि मुझे कोई वोट का मसला है या वोट लेने हैं, मैं तो उस लिहाजे से दे रहा हूं क्योंकि हमें दिल से इनके साथ एक हमदर्दी है कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है और इनको इनका अधिकार मिलना है। पिछले विधानसभा चुनावों में जब उधमपुर में भारत के प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने बारीदारों को इंसाफ मिलने की बात की थी, लेकिन बावजूद इसके आज तक कुछ नहीं मिला है। क्या कहेंगे सरकार से? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू के अंदर जिनको वोट मिलता है, उन सभी ने इनको अश्योर भी किया है और उन सभी की सरकारें भी बनी हैं और उन सभी को इन्होंने वोट भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको इंसाफ नहीं मिला है। और रही बात, आपने कहा प्रधानमंत्री जी, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं या मुख्यमंत्री कहते हैं तो वो भाषण नहीं होता है, वो एक किस्म का सरकार का आदेश होता है। प्रधानमंत्री जी सेटिंग, जब कोई प्रधानमंत्री कोई बात बोलता है तो उसको हम ऑर्डर कहते हैं, उसको आदेश कहते हैं, वो एक भाषण उसको नहीं मानते।
तो उसके बावजूद भी आज तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया। तो आप इनकी हालात दे सकते हैं और इनके साथ जो नाइंसाफी हुई है वो हमारे साथ। क्या आप इसके लिए जम्मू कश्मीर के भाजपा नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं कि आज तक इंसाफ नहीं हो पाया? डेफिनेटली जिसकी सरकार होती है तो जिम्मेदारी उसी की बनती है, जिसकी सरकार है। और सरकार जब आप इलेक्शन के समय कोई कमिटमेंट करते हैं, कोई वादा करते हैं और आपकी सरकार बनती है और फिर आप वादा पूरा नहीं करते हैं, तो फिर जिम्मेदारी तो आपकी है। लोग आपको कटघरे में खड़ा करेंगे और जवाबदेही आपकी ही होगी। सर, पिछले 3 साल में बारीदारों का मुद्दा यहाँ पे काफी गरमाया और पिछले दिनों देखा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहल करते हुए डीसी ऑफिस में एक मीटिंग भी अरेंज कराई। सवाल मेरा ये रहेगा कि पिछले 3 साल में आपका कोई बयान ऑफिशियल बारीदारों के सपोर्ट में नहीं आया, लेकिन आज इलेक्शंस जब पास आ रहे हैं तो आज आप बारीदारों की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे फिलहाल तो इलेक्शन तो अभी कटरा नई कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना नहीं है, तो ऐसा इशू नहीं है कि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस दिन रियासी के अंदर इनकी मीटिंग हुई तो उस दिन मुझे कुछ मेरे जो जितने साथी हैं उनके साथ टेलीफोन पे बात हुई और उस दिन वैसे भी मैं तलवाड़ा में था और उस दिन बहुत से साथियों के साथ हमारा संपर्क भी हुआ, बैठक भी हुई। और उस दिन चूंकि अब उनका अपना प्लान था कि डीसी ऑफिस में जाना, मुझे भी कहा, लेकिन मैंने कहा आपका अपना प्लान है इसलिए अच्छा नहीं लगता कि मैं बीच में जाऊंगा, आप अपने लेवल पे अपनी बात कीजिए। लेकिन उन्होंने उस दिन कहा कि हमारा जो इशू है तो इसमें आप हमेशा हमारा साथ देते रहें, तो हम चाहते हैं कि हमारे इशू को हाईलाइट कीजिए। तो रही बात पिछले 3 वर्षों की, तो हमारा ठीक है, मीडिया में आके अगर नहीं बोला तो हमारा संपर्क जो है लगातार सभी साथियों के साथ बना रहता है, चाहे वो कोटली के अंदर हो, पागा के अंदर हो, सिरला के अंदर हो, बमाग के अंदर हो, आना जाना हमारा रहता है। ठीक है, उसमें हमने सेपरेटली जब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सिर्फ इस मुद्दे पे की है तो ये बात अलग है, लेकिन अदरवाइज तो हमारा आना जाना लगातार पिछले 3, 4, 5 वर्षों से, जब से हम एमएलए बने तब से लगातार है और जब से नहीं भी हैं लगातार लोगों के साथ संपर्क है, मेल मिलाप है, चर्चा इसके ऊपर रहती है और जिस प्लेटफॉर्म पे भी हमें बात करने का मौका मिला है या मिलता है तो उसमें हम इनकी बात करते हैं। मनकोटिया जी, बारीदारों की लड़ाई जो वो सीधी गवर्नमेंट के साथ साथ श्राइन बोर्ड के साथ हुई है और अगर 31 दिसंबर की हम बात करें तो जो स्टैम्पेड वहां पे हुआ तो उसके लिए आपका एक बयान आया था कि जो माननीय एलजी हैं और वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर जो उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था कि 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा, अभी तक वो रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं हुई है। आप क्या मानते हैं कि बारीदार अपनी जगह पे ठीक है या श्राइन बोर्ड ठीक कर रहा है? देखिए, ये 2 इश्यूज आगे, एक बारीदार और श्राइन बोर्ड का जो एक इशू है और जो ऊपर भगदड़ मची है तो वो एक इशू है। तो उसमें डेफिनेटली हमने कहा कि हमारे एलजी साहब हैं, ये काम कर रहे हैं, हमने उनकी हौसला अफजाई की, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कहा कि रिपोर्ट नहीं आई, तो ये जिम्मेदारी एलजी साहब की है कि आप अनाउंसमेंट करते हो और वो अनाउंसमेंट करते हैं जो माता के दरबार में वो घटना होती है और माता के दरबार में वो घटना होती है और उसको भी हम पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे रखते हैं कि आई गई बात करते हैं, तो ये तो गलत है। मैं एलजी साहब को कहना चाहूंगा, आपका लोग मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और एक बड़े आप जम्मू कश्मीर के नंबर 1 जो पोजीशन पे हो तो आपको इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि अगर आपने दिया तो वो लोगों तक, मतलब हफ्ते का टाइम दिया तो हफ्ते के अंदर लोगों तक रिपोर्ट आनी चाहिए। तो क्या ये बिल्कुल इसका हम एलजी साहब को कहना चाहेंगे कि ये आपका जो कमिटमेंट है वो आपको पूरा करना होगा और जो डिले हुआ उसका रीजन बताना होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो बारीदार और श्राइन बोर्ड का है, देखिए श्राइन बोर्ड ने तो जबरदस्ती इनको थड़े से उठा के फेंक दिया, तो लड़ाई तो रहेगी। और श्राइन बोर्ड जो है, हम कहते हैं श्राइन बोर्ड बढ़ना चाहिए, श्राइन बोर्ड ने, हम ये नहीं कहते कि सारे खराब काम किए, अच्छे काम भी किए, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप बारीदारों को क्रश कर दो, आप कटरा के जो लोकल लोग हैं उनको क्रश कर दो, आप सारा बिजनेस भी अपने कंट्रोल में ले लेंगे और आम आदमी को आप भीख मांगने पे मजबूर करेंगे, वो गलत है। उसमें हम बोर्ड को हम कहना चाहेंगे कि आपको लोग समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जहां अच्छा काम किया पूरा सपोर्ट, लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे लोगों का बिजनेस जो है, कटरा भी बिल्कुल अगर आपके माइंड में है कि कटरा का बिजनेस हमने ठप करना है, बारीदारों को क्रश कर देना है, तो आपकी गलत सोच है। सर, नेशनल पैंथर्स पार्टी को छोड़ के आप एक एनजीओ के अभी प्रेसिडेंट बने हैं, टोटला क्रांति दल के, और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 23 मार्च को आप फिर से प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं नेशनल पैंथर्स पार्टी के, क्या ये सच है? देखिए, हमारी जो एनजीओ है ये 1996 से एनजीओ के हम चला रहे हैं इसको, जब पार्टी में नहीं थे तब से भी इसको एनजीओ को चला रहे हैं, तो पुरानी एक एनजीओ है ये, काफी मतलब इसमें पॉलिटिकल तो नहीं ज्यादा रहता, लेकिन इसमें आप फेसबुक पे देखते रहते हैं हमारी एक्टिविटी, चाहे कोविड के दौरान लोगों को मुश्किलात हो, किसी की शादी ब्याह का मसला हो, बीमार का मसला हो, ब्लड का मसला हो, तो इस तरीके के हम एनजीओ हमारी काम करती है। ड्रग्स के ऊपर आपने देखा बड़े पैमाने पे हम काम करते हैं, एंटी ड्रग्स मैराथन्स करवाते हैं
तो इसका पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं। तो मेरा ये बताने का मकसद है कि पुरानी एनजीओ के रिसेंटली हमने पार्टी छोड़ के एनजीओ नहीं बनाई है। रहा सवाल जो आपने कहा कि पार्टी में वापस जाने का, तो फिलहाल तो अभी ऐसा कोई फैसला नहीं है कि वापस सर, कल एक आपके कुलीग रहे हैं हर्षदेव सिंह जी, बिजली कनेक्शन काटने पे उन्होंने एक बयान दिया है कि मैं बीजेपी को निस्तनाबूद कर दूंगा, क्या कहेंगे सर? ये बेहतर होगा कि हर्षदेव जी से ही ये सवाल पूछें आप, क्योंकि उनके माइंड में क्या था उस टाइम, क्या सोच के उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो मुझे लगता है कि आप बेहतर हो कि उनको चाहे टेलीफोन के माध्यम से पूछें या आजकल सिस्टम ऑनलाइन है तो पूछ ले, लेकिन अब उनके माइंड में क्या मैं नहीं कह सकता। सर, हाल ही में परिसमन ने अपना प्रस्ताव पेश किया है जिसमें अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो जो चीज अच्छी है तो उसको कहना चाहिए। हर चीज का मतलब विरोध का मतलब हर चीज का विरोध नहीं। अगर भाई दिव्य में अपोजिशन की भूमिका में हूं तो जहां ठीक है तो उसको हमें अप्रिशिएट करना होगा। तो ये जैसे ये कटरा वैष्णो देवी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है तो अच्छा है, बननी चाहिए और इसका अप्रिशिएट करते हैं। 7 असेंबली सीट्स जो बड़ी हैं उसमें से 6 जम्मू को आई है और एक जो है ये कश्मीर को गई है, अच्छी बात है जी। लेकिन इसमें जिस तरीके से बहुत से इलाकों में जो डिमांड्स थी उसको नजरअंदाज किया गया है, तो अभी ये पब्लिक डोमेन में आएगा तो हम कमीशन को कहना चाहेंगे, जब पब्लिक डोमेन में डालते हैं और लोग जब अपनी डिमांड रखेंगे तो आप कम से कम उनकी डिमांड को सुनिए और एटलीस्ट आप उन एरियाज में जाइए। आप बमाग का एरिया, दिल्ली में बैठा ऑफिसर उसको क्या पता बमाग की क्या, देवीगढ़ की क्या मुश्किलात है, मुंगरी की क्या मुश्किलात है, धमनोद की क्या मुश्किलात है, पंचारी की क्या है, लांदर की क्या है, दंदोता की क्या है, गलियोत की क्या है, उनको क्या पता है। तो कम से कम उस एरिया में जाएंगे। लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं कि बमाग की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बननी चाहिए जिस तरीके से ये बनी है, या फलां अलग बननी चाहिए, तो कम से कम उसको पब्लिक डोमेन में लाने के बाद कम से कम लोगों में जाना चाहिए। और पहले दिन जब हम कमीशन को मिले थे तभी हमने ये कहा था, कि आप जब तक लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बलवंत सिंह या किसी एमएलए या किसी लीडर के लिए नहीं बनती है, ये लोगों के लिए बनती है। और आप बुलाते हैं हमारे जैसे लीडर्स को, वो कहता है जनाब इस पंचायत को काट दो, इससे वोट मुझे कम मिलता है, इसको डाल दो, इससे वोट ज्यादा मिलता है, तो फिर वो लोगों के लिए ना बनाया कमीशन। तो हमारा आज भी यही है कि लोगों के लिए कमीशन बनाया और लोगों को पूछ के ही आपको फाइनल करना। मतलब आप मानते हैं कि जो परिसमन की अपना सबमिट हुई है रिपोर्ट, वो सत्ताधारी नेताओं के कहने पे हुई है? देखिए, इसमें ये तो क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं है, ये सुनी सुनाई बात है, लेकिन त्रुटियां हैं और पब्लिक की कंसेंट नहीं ली गई, क्योंकि कहीं तो इनकी टीम गई नहीं पब्लिक में, सिर्फ 5 स्टार होटल में जम्मू में बैठ के एक मीटिंग की है और उसमें लीडर्स को बुलाया है और लीडर्स के सजेशंस लिए, तो पब्लिक के सजेशन तो लिए नहीं है। सर, डीडीसी में मिली करारी हार, उसके बाद आपने पार्टी पद से इस्तीफा दिया और अभी आप इंडिपेंडेंट एक एनजीओ के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। आने वाले इलेक्शंस जो विधानसभा चुनाव होंगे, कितनी कठिन राह रहेगी आपके लिए, किस प्रकार से लड़ेंगे आप? देखिए, हमें मजा ही कठिन राह पे आता है। हमें तो मखमली गद्दों पे तो नींद ही नहीं आती है, हमें तो चटाई पे नींद आती है। तो हमारा जो बचपन से शुरुआती जीवन रहा है तो एक स्ट्रगलफुल लाइफ रही है और हमें स्ट्रगल करने में मजा आता है और चुनौती जब बड़ी होती है तो और मजा आता है। सर, डीडीसी इलेक्शन को जब हमने देखा था, जब हम आपको वहां पे देखते थे सोशल मीडिया पे, जहाँ जिस प्रकार से आपके चुनाव प्रचार होते थे, कहीं ना कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आप चुनाव हारे हो, जहाँ क्या कारण रहे थे उस टाइम पे? हम ये तो ये भी एक पार्ट हो सकता है, जैसे जो आपने कहा, ये भी एक पार्ट उसका हो सकता है। और भी खामियां थी जिसमें माइक्रो लेवल पे प्लानिंग की खामियां थी, कुछ खामियां थी जिसकी वजह से और लैक ऑफ, हमारा अपने पार्टी के अंदर भी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, कुछ और भी इश्यूज थे। जनाब, लास्ट क्वेश्चन, बलवंत सिंह मनकोटिया इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या किसी बड़ी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, इसमें अभी ईमानदारी से, अब माता के चरणों में बैठे, ईमानदारी से, अभी माइंड में फाइनल कुछ नहीं है कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि फलां पार्टी में जाऊंगा, सिलेक्ट कर लिया कि इंडिपेंडेंट। अभी चूंकि हमने पिछले दिनों फैसला किया था कि हम विद इन वीक और 10 डेज हम इसका डिस्क्लोज कर लेंगे, लेकिन जब आपका कमीशन का पीरियड एक्सटेंड हो गया 2 महीने, तो अब हमें थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करना होगा कि कौन सा एरिया तोड़ फोड़ के कहाँ करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कहाँ से लड़ना है। अब चूंकि मेरा उधमपुरा जो विधानसभा क्षेत्र था 3 खित्तों में बांट दिया है उसको। चिनैनी विधानसभा क्षेत्र में कुछ पार्ट चला गया है, कुछ वेस्ट में चला गया है, कुछ ईस्ट में चला गया, तो अब उसमें फाइनल किस में से कंटेस्ट करना है और किस प्लेटफॉर्म पे करना है, इसका अभी फाइनल नहीं किया है। जैसे ही होगा तो आपको कल को अगर आपको भाजपा में आने का न्योता मिला, क्या आप जाएंगे? न्योता मुझे बड़ी देर से मिल रहा है, क्या आप जाएंगे? अभी कोई डिसाइड नहीं किया किसी ने। अगर कल को होता तो क्या आप डिसाइड करेंगे कि जाने का मन बढ़ाएंगे? मैंने ये कहा कि अभी माइंड में कुछ ऐसा पक्का ठक्का कुछ नहीं है कि हमने डिसाइड कर लिया है तो हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब जैसे ही सिचुएशन क्या बनती है,
पर फाइनली ये है कि जो भी होगा लोगों के हित में होगा, जहां से ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा वही फैसला करने की कोशिश करेगा। क्या है जो कट